Hello everyone, Jai Hind. I am Ronak Pathak. So today I am here to discuss about that what is Agniveer scheme, what are the major benefits of this scheme and what are some demerits of this scheme. इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और इस स्कीम में रिफॉर्म क्या किए जा सकते हैं. इन तीनों चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग ये सोच सकते हैं ये जो स्कीम इस सेक्टर में लाई गई है ये स्कीम अदर सेक्टर्स में और कैसे लाई जा सकती है और वहाँ पे इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन अदर सेक्टर्स में भी किया जा सकता है. जैसे आप लोग आर्म फोर्सेस के लिए लेके आए हैं, उसको पॉलिटिक्स के लिए भी लाया जा सकता है, लॉ के सेक्टर में लाया जा सकता है, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में. कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स में लाया जा सकता है. इस स्कीम्स के बारे में पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्कीम है क्या. स्कीम में यह प्रोविज़न किया गया है, फर्स्ट आपकी एज क्राइटेरिया 17.5 से लेकर 21 के बीच में है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं. इसके लिए जो सोल्जर्स रैंक की जो भर्ती होती है वो यहाँ से की जाएगी. आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल है वो या तो आप 10th पास हो या आप 12th पास हो. दीज आर सम मिनिमम टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस. इन दिस स्कीम इफ आई टॉक अबाउट, आपको 4 साल के लिए क्या होगा, एक रखा जाएगा आपको आर्मी में, आर्म फोर्सेस में मान लीजिए, और 6 मंथ की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. 4 साल के बाद क्या किया जाएगा, आपको आर्मी से बाहर कर दिया जाएगा. बट इस दौरान आपको क्या क्या दिया जाएगा, पहले तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए. इन 4 सालों के दौरान सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी सैलरी से. 30,000 आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी, उसका 30% डिडक्ट हो जाएगा, वो आपका सेवानिधि में जाएगा और 30% ही गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी. तो आपको जो फर्स्ट ईयर में इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 21,000 मिलेगी. तो कहने का मतलब है इसी पीरियड को धीरे धीरे हम इंक्रीज करते जाएंगे 4 साल तक. तो आपकी जो सेवा निधि टोटल होगी, जो आप 30% आप अपनी सैलरी से दे रहे हैं और 30% जो गवर्नमेंट दे रही है, वो अमाउंट जाके आपका हो जाएगा 11.5 लाख रुपए अप्रॉक्स. तो उस चीज़ को आपको बाद में गवर्नमेंट दे देगी. अदर थिंग्स गवर्नमेंट इसमें क्या दे रही है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको 48 लाख का मिल रहा है. अगर आप डिसेबल हो जाते हैं, मतलब अगर आप कहीं अपंग हो जाते हैं, आपका कोई पार्ट बॉडी का खराब हो जाता है, उसमें भी आपको गवर्नमेंट देगी. अगर आप मान लीजिए डेथ हो जाती है आपका, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी. आपकी जो रिमेनिंग सैलरी है वो भी मिलेगी और जो साथ में साथ 44 लाख रुपए आपको उसमें और इंक्लूड करके दिया जाएगा. तो दीज आर सम थिंग्स अबाउट दिस स्कीम. और 4 साल के पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो उसमें 25% जो लोग होंगे उनको रखा जाएगा और 75% को निकाल दिया जाएगा. तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस स्कीम दैट आई होप ऑल यू आर जस्ट अवेयर ऑफ दिस स्कीम. सो वाई पहले तुम लोग समझते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं. ये जब स्कीम आई है तो ना बवाल क्यों मचा हुआ है. पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती थी, लाइफ लॉन्ग जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते थे, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी. पहली चीज़ तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ना, जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं. और एक सेकंड थर्ड थिंग मैं बताना चाहूँगा, आपकी जो जॉब सिक्योरिटी रहती है, मोस्टली यूथ को क्या रहता है कि अगर जॉब लग जाती है तो शादी अच्छे से हो जाती है और गांव में थोड़ा भौकाल हो जाता है आपका, है ना. तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखने के बाद आप जॉब सिक्योर फील करते हैं. बस यहाँ पे क्या होगा, आप जॉब सिक्योरिटी आपकी नहीं रहेगी. तो ये आपके 3 आपके कॉन्स रहे हैं यहाँ पे अगर हम बात करें. और एक इसमें काफ़ी चीज़ों को कॉन्स बताया जा रहा है कि आपको जो ट्रेनिंग पीरियड आप जो 6 मंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ये इनफ नहीं है. इस 6 मंथ पीरियड में कोई भी आर्मी कैपेबल नहीं हो पाएगी, आप उतना उस टाइप से उनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे. तो इस चीज़ को भी थोड़ा देखा जाना चाहिए. और इससे क्या रहेगा, अगर आप 4 साल के लिए यूथ को रखा जा रहा है, उसका मोरल कम रहेगा, उसको पता है मुझे 4 साल बाद निकलना है, तो उस टाइप का क्या रहेगा, उसके अंदर जज्बा नहीं रहेगा. ये जो इश्यूज़ हैं ना, मैं वो इश्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि ये इश्यूज़ की वजह से ये वायलेंस हो रहा है. अब इससे क्या हो सकता है कि जो टेरर एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ सकती हैं. हो सकता है कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें घुसने लगें, है ना. उनको पता है 4 साल निकल आना है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से गैदर कर लो, बाद में आके इन्हीं के खिलाफ यूज़ करेंगे. ये भी हो सकता है. एक अदर आ रहा है कि आपने 10th 12th वालों को रखा हुआ है, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसे भी अच्छा नहीं होगा, तो ये कहाँ से आप लोग को वो टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर देंगे और अच्छा माइंड दे देंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं. और क्या है, इससे ये हो सकता है कि ऑल क्लास और जो आपका ऑल इंडिया जो हमारी जो क्लासेस होती हैं, जैसे मान लीजिए मराठा रेजिमेंट हो गई, गोरखा रेजिमेंट हो गई, तो वहाँ पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी. ये भी एक मिथ फैलाया जा रहा है ना. क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनका प्राइड होता है, इससे उनको गर्व की अनुभूति होती है, तो ये चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी. तो ये क्या है, इसके कौन से बताए जा रहे हैं. बट अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्कीम के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं. आप वो भी समझने की कोशिश करिए. इस स्कीम के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, जब आपको एक साथ में आपको सेवा निधि दी जाएगी, जो अप्रॉक्स 11.5 लाख होगी, उस सेवा निधि को लेके आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपके अंदर वो मेंटलिटी डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर वो जज्बा डेवलप हो जाएगा. आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप कर लेंगे कुछ भी. आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप कुछ भी कर लेंगे. समझ रहे हैं आप मेरी बात को. तो वो आप स्कीम को लेके जो आपको रुपए मिलेगा, कहीं पे भी अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ भी आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं. सेकंड, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा
जो भी डिग्री सर्टिफिकेट होगा आपको 3 साल के लिए जो भी कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं आप अगर अदर इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को ईजिली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। थर्ड थिंग क्या होगा कि रिजर्वेशन आपको सीपीएफ में गवर्नमेंट बात कर रही है कि जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है उसमें आपको रिजर्वेशन की भी फैसिलिटी दी जाएगी, स्टेट पुलिस में भी आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी जाएगी। इससे ये तो थोड़ा मान लीजिए चलो यूथ का फ़ायदा हुआ, अब आर्मी का फ़ायदा क्या हुआ, इससे जो पेंशन का खर्चा आ रहा, अभी मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो डिफेंस का बजट निकाला है उसमें 5.25 लाख करोड़ का जो बजट निकाला गया है उसमें 1.25 लाख करोड़ तो इसी में ख़त्म हो जाता है आपके पेंशन में, सैलरी में। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उस धन को थोड़ा बचा के हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, आपकी रोड्स अच्छी नहीं होती हैं, आपके वेपन्स, आपके जो हथियार होते हैं वो पुराने होते हैं, उनको आप क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, नए नए हथियार आएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की भी, और कहीं ना कहीं हम लोग दोष भी देते हैं कि हम लोग चाइना से पीछे, हम लोग अमेरिका से पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को भी हम लोग टैकल करेंगे। अगर हम लोग और बात करें, इससे आर्मी की एनर्जी तो बूस्ट होगी, यंग आर्मी होगी। अभी हमारी अगर बात करें आर्म फोर्सेस की, जो हमारी एज है, एवरेज एज, वो अराउंड 32 ईयर्स है। अगर इस स्कीम को ले आएंगे तो कहीं ना कहीं वो 26 ईयर्स हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि 25% रखा भी तो जा रहा है, 75% को निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 25% रहेंगे भी अंदर। 75% ही बाहर जा रहे हैं, 25% रहेंगे, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रहेंगे। और इससे क्या होगा, आपको डेथ, अगर मान लीजिए बहुत सारी आपको हैं, अगर आपको मान लीजिए इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, अगर आप डेथ हो जाती है, हालांकि ना हो, ये तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ, बट उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करें तो ये हमारे प्रोस थे, ये हमारे कॉन्स थे, और ये हमारी स्कीम थी। ये मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए ये चल क्या रहा है। कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्या ये। और मैं समझता हूँ इस स्कीम में रिफॉर्म लाने के लिए क्या किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग, जो आप 25% लोगों को रखेंगे 4 साल के बाद, उसमें आप क्या करिए, उसको उठा के 35 से 40% लोगों को रख लीजिए। मतलब 25% जो आप रखने वाले हैं उसको 40% रखने की कोशिश करिए, ना कि आप 75% निकाल लेते, अब आप 60% निकालिएगा। सेकेंड थिंग ये की जा सकती है, जो आपने एज डिसाइड की है 17.5 से 21 के बीच में, उसको उठा के आप 17.5 से 24 तक कर दीजिए, ताकि जो यूथ बेचारा जो अभी रह जाएगा, जो वैकेंसी नहीं फिल कर पाएगा, आर्मी की भर्ती नहीं देख पाएगा, वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा। तो अगर हम और बात करें तो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आप जो 1 ईयर में निकाल रहे हैं अप्रॉक्स 40,000, इसको भी इंक्रीज किया जा सकता है ताकि लोगों को और ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप प्रायोरिटी दे दीजिए, कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा रिजर्वेशन करिए, उनको सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि इस सर्टिफिकेट के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अगर कोई आप एग्जाम देंगे, कुछ भी करेंगे। और जो आपका सेवानिधि का जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ाया जाना चाहिए। 30% अगर आप अपनी सैलरी से इंक्लूड कर रहे हैं तो 40% गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए, 40% गवर्नमेंट भी दे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप आजीवन पेंशन ना दे रहे हैं, एक चीज़ और की जा सकती है, आजीवन पेंशन ना देने की जगह अगर आप कोई भी व्यक्ति 4 साल के बाद बाहर आ रहा है तो ये किया जाना चाहिए कि 1 साल तक तो उसको पेंशन दी जानी चाहिए, ताकि जब तक वो 1 साल घूमेगा तो कहीं ना कहीं उस 1 साल में कहीं ना कहीं अपनी कुछ इससे वर्क चलता रहे उसका, और वो अपनी जॉब भी ढूंढ ले। और जो रिजर्वेशन है सीएपीएफ स्टेट पुलिस में, उसको बढ़ाया जा सकता है। और एक ट्रेनिंग पीरियड की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो 6 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड है, इसको बढ़ा के 9 मंथ किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग इज द मोस्ट हार्डकोर थिंग ऑफ अवर आर्म फोर्सेस। ये जो ट्रेनिंग हमारी आर्म फोर्सेस में मिलती है, वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग होती है, ये कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलती है। और एक चीज़ है कि अदर जो अगर हम बात करें इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस बेसिस पे बहुत सारी भर्तियाँ की जाती हैं, और उन्होंने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे भी हैं। इसराइल की बात करें, हम लोग ब्रिटेन की बात करें, तो कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज़ में इन चीज़ों को फॉलो कर रही हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमने आप लोगों को इन चीज़ों को थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि जो वायलेशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, वायलेंस से आपको कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के साथ बात रखिए, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और आगे आएँ। और इसमें जो फैमिली का रोल हो जाता है, जो यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उनकी फैमिली के साथ बात की जानी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को शामिल करना चाहिए, उनको विश्वास में लाना चाहिए कि ये आप लोग भ्रम मत फैलाएं, ये स्कीम आपके लिए अच्छी है। और मैं चाहता हूँ अगर ये शुरुआत हो ही गई है तो कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिक्स में भी इसी टाइप की स्कीम भी आनी चाहिए। अब इस पॉलिटिक्स में इस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि मान लीजिए आपकी जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया तो डिफाइंड है नहीं आपका पॉलिटिक्स में, तो उसको भी डिफाइन किया जाना चाहिए, है ना, ताकि यूथ इसमें भी आएगा ना। आपको अगर यूथ आर्मी में चाहिए तो आप यूथ पॉलिटिक्स में भी लेके आने की कोशिश करिए। तो आपके लिए एक मिनिमम एक एजुकेशन लेवल भी सेट करना चाहिए पॉलिटिक्स के लिए। वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनको जो पेंशन्स दी जाती हैं उसको रोक लगानी जानी चाहिए।
उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाता है, उनको जो रहने का भत्ता दिया जाता है, उनको जो किचन कैंटीन जो भी कुछ होता है, उनको जो भी दिया जाता है, फ़ोन का खर्चा दिया जाता है, ये बिल इतना सारा आता है, इसको भी रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज़ और फोकस करनी चाहिए, जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है हमारा लोकसभा राज्यसभा में, इतना ज़्यादा आप लोग वहाँ पे शोर मचाते हैं, और जो 75% तो प्रोसीडिंग्स होती ही नहीं है, उसके लिए एक लॉ लाना चाहिए। जो भी MP MLA जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनकी जो सदस्यता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, क्योंकि सदन तो सही से चल नहीं पाता है, वहाँ पे एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं हमारे, जो भी हमारे टैक्सेस के लोगों के हैं। तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में भी क्या करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए। एक तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको भी रिफॉर्म किया जाना चाहिए। यूथ तो तभी आएगा ना, अगर आपको यूथ आर्म फोर्सेस में चाहिए, तो यूथ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ही क्या करता है, हमारे अदर सेक्टर्स को क्या करता है, हेल्ड करता है। उसकी इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी पॉलिटिक्स के कंट्रोल में रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स में यूथ को लाएंगे, तो अदर चीज़ें ऑटोमेटिकली रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छी बात है, यहाँ से शुरुआत हुई है, ये शुरुआत पॉलिटिक्स में जानी चाहिए, लॉ सेक्टर में भी जाना चाहिए, हेल्थ में भी, एजुकेशन में, हर जगह जाना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को जो भी सारे डाउट्स होंगे वो कवर हो चुके होंगे। एंड आई होप दैट आप लोग अब थोड़ा वायलेंस नहीं करेंगे, थोड़ा आप लोग अपना माइंड ओपन करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग इन सारी चीज़ों के प्रति अवेयर रहेंगे कि वायलेशन इज़ नेवर अ सोल्यूशन, इट ऑलवेज मेक्स डिसरप्शन। सो आई होप दैट यू हैव ऑल अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज़ दैट स्कीम। एंड सो जय हिंद, एंड टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।